हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रेप हैक। मैं श्वेता वापस आ गई हूँ फिर से आपके साथ बहुत सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक लेके। भाई साहब, ये वीक तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए हर प्रोस्पेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी, सब्जेक्टिव भी, डिबेट भी। अगर आप इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं तो फॉर एन इंटरैक्टिव सेशन ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि इतना सारा मतलब मैं तो कहूँगी कि हर एक घंटे पे एक नया न्यूज़ अपडेट हो रहा है। मतलब अगर आपने मॉर्निंग में कुछ उसको याद करके रखा हुआ है और आपने नोट डाउन कर लिया रजिस्टर में, तो पता चलता है कि एक घंटे के बाद ही वो चेंज हो गया। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है ना इस एक वीक में इनफा, और आने वाले भी एक दो हफ्ते के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत ही ट्रैक डाउन कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे, न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे। बट अगर आप नहीं हैं इंटरेस्टेड, लेकिन आप एक स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो ना चाहते हुए भी आपको ये एक महीने का जो न्यूज़ है ना, बिल्कुल मैं तो कहूँगी कि ऐसा पी के रखो कि हर एक चीज़ आपको याद रहेगी। कोई किसी भी पूछे तो आप फटाक से इसको आंसर कर दो। और थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भी होगा, क्योंकि एक ही साथ बहुत सारे स्टेट्स और यूटीज़ में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपको याद करना कि कौन से कहाँ पे कौन से मिनिस्टर हैं, कौन सी चीफ मिनिस्टर है, कौन सी पार्टी है, वो भी मेमोराइज कर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही समराइज्ड में, और बहुत ही एक कह सकती हूँ कि बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में लेकर के आई हूँ, ताकि सारे बच्चे जो आज हमें सुन रहे हैं बहुत ईजिली उसको समझ सके। आप एक रजिस्टर में रखो, सामने से इसको नोट डाउन करो, और चलते चलते उसको एक दो बार रिवाइज करते रहोगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। और फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि ये वीक इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आने वाले भी एक दो वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे फॉर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी सारी चीज़ों में कुछ नहीं है, उतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है इंटरनेशनली में भी। लेकिन फिलहाल भाई, अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी आपका इलेक्शन हो रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जो नेशनली है, मतलब सब लोगों हर स्टेट में वो एग्जाम रहेगा, तो आपकी उस समय के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशंस। इसके अलावा, इलेक्शन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुई है, तो हम एक एक करके इसको लेके जाते हैं। आज हमें डिस्कशन करने के लिए बहुत कुछ है, मतलब मैं क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा कम लेकर के आई हूँ, बट एक आपको नॉलेज देने के लिए मैंने डिस्कशंस के लिए एज ऐसे फॉर्म में लेकर के आई हूँ, ताकि आपको जल्दी से याद कर सको, क्योंकि उसमें एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं, और जैसे जैसे आपको लगेगा आप मुझसे प्लीज़ पूछिएगा, मैं तुरंत आपको उसका आंसर देते चले जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले वाला एक जो आया है, ये एक्चुअली लास्ट वीक आ चुका था, बट चूंकि हम उसको कवर नहीं कर पाए थे, तो मैंने सोचा कि इस वीक में ज़रूर कवर करेंगे, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी एग्जाम में आप दे रहे हो ना, तो आएगा ही आएगा। वैसे नीति आयोग में हर बार बताती हूँ जब भी ये टॉपिक आता है, कि नीति आयोग इज़ बेसिकली अ ब्रेन टैंक। मतलब जो गवर्नमेंट हमारी चल रही है ना, वो किस पॉलिसी पे काम करेगी, उसका जितना भी सोचना विचारना का होता है ना, वो सारी की सारी नीति आयोग जो है वही कंसिडर करती है। तो नीति आयोग का दिमाग जो पॉलिसीज होते हैं ना, कहते हैं कि वो एक ऐसा ग्राउंड लेवल पे बना के लेकर के आती है ना, कि अगर हमारे जो रूलिंग पार्टी हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो बहुत जल्दी उसका रिजल्ट मिलता है। तो उसी को लेकर के हमेशा वो कुछ ना कुछ अपना सर्च करते रहते हैं, कहीं पे कुछ सर्वे करते रहते हैं, उसके बाद वो कुछ पॉलिसीज़ लेके आते हैं। फिलहाल नीति आयोग ने वापस से एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी लेकर के आया है। वो गवर्नमेंट को रेकमेंड कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम काम करेंगे, तो हम बहुत ही ज़्यादा एक सुपर पावर की तरह निकल के आएंगे। तो अभी हमें देखना है कि एग्जैक्टली नीति आयोग ने ऐसा कौन सा पॉलिसी जो है लेकर के आ रहे हैं। सो द वर्ड इज डीपीआई। डीपीआई क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली मैं किस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ। सो ये हमारा डीपीआई जो है ना, इट्स डिजिटल पब्लिक इंफॉर्मेशन। यहाँ का मतलब हो गया कि हमारे पास जितना भी डेटा है ना, जो भी अवेलेबल है, उन सभी को हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर के आएंगे, ताकि हमारे लोग, हमारे पैसे और हमारे इंफॉर्मेशन वो इजीली एक्सेसिबल हो सके किसी भी काम के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी मैं अपना कॉन्फिडेंशियलिटी चीज़ किसको शेयर कर दूंगी। यहाँ का मतलब हो गया कि मैं सिक्योरिटी के हिसाब से वो चीज़ मेरा मेंटेन्ड है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज रहेंगे जिससे मेरा डेटा सेफ रहेगा। लेकिन एक जो समय बचता है ना, एक जो ट्रांसपेरेंसी रहती है, उसको हमें आगे बढ़ावा देना है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये मुझे बताओ कि अगर आप कहीं पे, बिल्कुल हाइपोथेटिकल चीज़ है कि आप कहीं पे भी जा रहे हो, अपना अकाउंट खुलवाने के जा रहे हैं, ठीक है,
किसी बैंक में गया, अब आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है, लेकिन आपका आधार ऑलरेडी है, कहेंगे कि ठीक है आप बायोमेट्रिक करो। जैसे ही आपने बायोमेट्रिक दिया ना, आपसे रिलेटेड जितना भी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन है, ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट की जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर आ जाएगा। अब वहाँ पे बस क्या करना है, आपका लाइव फोटो खींच के उसको अपडेट करके काम खत्म। तो आप ही मुझे बताओ कि वो अकाउंट ओपन करना वो कितना आसान हो गया। मतलब आप जो कितना पेपर्स आप लेके जाते हो, कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं हुआ। क्या चीज़ होगा, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जो था वो स्टोर्ड था। वो कहाँ पे स्टोर था, हमारे आधार के वेबसाइट पे सब कुछ आपने इनरोल किया था, बायोमेट्रिक दिया था, वहाँ पे स्टोर्ड है। अब मैं कहीं भी जाऊँगा, कुछ भी करूँगा, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना बायोमेट्रिक देना है और मेरा सारा इन्फॉर्मेशन जो होगा वो ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट से सर्च करके इसके पोर्टल पे आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये बस ये हो गया कि हम लोग जो दो डिपार्टमेंट के बीच में एक इंटरेक्शन होता है वो बहुत आसान हो जाएगा। ये तो चलो सिर्फ अकाउंट ओपनिंग का। अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी क्राइम सीन पे किसी आदमी का अगर मुझे प्रिंट निकल जाता, मतलब किसी दरवाजे पे किसी चीज़ पे उसका फिंगरप्रिंट मिल जाता, उस फिंगरप्रिंट को अगर मैं एक्सेस करूंगी तो क्या मुझे पूरा जो भी आदमी है उसका डिटेल पता नहीं चल जाएगा, उस कल्प्रिट का या फिर विक्टिम का। उससे क्या हो गया कि भैया अब मुझे वो केस सॉल्व करने में वो भी बहुत आसानी होगी। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी चीज़ को हमारे पास, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बड़ी है ना, हम कितना लोगों को ढूंढते फिरेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत ये कहा है कि भैया हमें अगर बहुत ज़्यादा डेवलप होके जाना है ना, तो हमें डिजिटाइज होकर के काम करना होगा। उसी को लेकर के हमारी नीति आयोग ने बड़ा अच्छा एक रोड मैप बनाया है जिसको उन्होंने नाम रखा है DPI at 2047। वो विकसित भारत 2047 तो हम स्लोगन फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और अब स्लोगन हम फॉलो करेंगे, दैट इज DPI at 2047। DPI जो है ना वो 3 फैक्टर्स पे काम करता है, पीपल, मनी एंड इंफॉर्मेशन। मतलब प्रॉपर फ्लो ऑफ पीपल, मतलब लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है आराम से मिल जाए, पैसे का भी आदान प्रदान बहुत ही आसानी से हो सके, और इन्फॉर्मेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने किया हुआ है वो इजीली एक्सेसिबल हो जाए। एग्जाम्पल भी है, प्रॉपर फ्लो ऑफ पीपल के लिए क्या हो जाएगा, आधार है। प्रॉपर फ्लो ऑफ मनी के लिए कौन सा डिजिटाइज हो गया, UPI हो गया। हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन सा हो गया, डिजी लॉकर हो गया। तो ये सारा क्या हुआ, ये एक तरह का कह सकते हैं ग्राउंड लेवल पे काम जो है हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और वो उसको हम लोग कहते हैं DPI 1.0। मतलब वो एक हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट था। फिलहाल अभी हम 2 और 3 के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका उन्होंने रोड मैप दिया है। सो DPI 2047 में कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम बन जाएंगे, ये उन्होंने अज्यूम करके रखा है। जिसके लिए वो कह रहे हैं कि हमारे जो पर कैपिटा इनकम जो होगी, एवरेज इनकम जो है हर आदमी की, वो $18,000 की जो हो जाएगी, और जिसके कारण एक काफ़ी ज़्यादा हम डिजिटली कनेक्टेड रहेंगे, और एक कनेक्शन के कारण मतलब जो ग्रोथ जो और डेवलपमेंट होगा ना वो बहुत ही ईजिली वे में हम कर सकते हैं। इसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड करने की बात करी है। एक है 2025 से लेकर 35 तक, मतलब ये 10 साल का उन्होंने रखा है, जिसके अंदर जो है हमें प्रॉपर जो सिटीजन्स हैं उनको एटलीस्ट अवेयर कराना है और उनको एक्सेस देना है कि आपके पास अब मैं हर चीज़ डिजिटाइज कर दूंगा, लेकिन मेरे पास वाईफाई का कनेक्शन ही नहीं है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा। तो यही हो गया कि हमें वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करना है, जिसके अंदर जो है लोगों को जानकारी हो सके, और हमारी गवर्नमेंट के पास भी जो डेटा इन्फॉर्मेशन रहेंगे वो भी बहुत ही डिजिटल तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद 2.0 खत्म हो जाता है, उसके बाद हम 3.0 की तरफ जा रहे हैं, मतलब तीसरा चरण, जो कि 2035 से लेकर 2047 तक में होगा। और वहाँ पे मतलब एक बार जब सारा इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें मिल जा रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी, अब हम यहाँ से अपने आप को डेवलप, मतलब पहले तो हो गया कि पहले शुरुआत करो, मतलब 1.0 में क्या किया, पहले शुरुआत किया, सबको एक टेस्ट दिया कि देखो कैसा लगता है। 2 में क्या हो गया, सबके पास वो एक्सेसिबल कर दिया। अब जब सबके पास आ जाएगा तो तीसरे चरण में अब हम मिलके आगे बढ़ेंगे, और वही कह रहे हैं कि हमारा 3.0 वाले में जो है इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी के तरफ से जाएंगे। और वही जैसे मैंने आपको कहा कि 1.0 का फाउंडेशन स्टार्टिंग में ही हो गया था, जब हमारा आधार जो था वो शुरू हुआ था, और UPI जो हुआ था उसके बारे में। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आए, डिजी लॉकर वगैरह भी आया, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। सो बेसिकली जो है ये विकसित भारत 2047 का जो है, जो हम दिमाग में लेके चल रहे हैं, उसी के लिए उसको सक्सेस और हम कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे अचीवेबल बना सकते हैं, उसी को लेकर नीति आयोग ने ये सब कुछ लेकर के आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अभी ये 3 पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ये 3 जो है
कह सकते हो कि स्कीम जो सरकार लेकर के आई थी ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मतलब किसी भी सिटीजन के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल्स एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, एवरीथिंग, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आप क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये सोशल सिक्योरिटी जो हुआ, मतलब हर इंसान को एक सर उठा के जीने का जो एक सहारा बोल सकते हैं, वो प्रोवाइड करने की बात करी थी। और इसी का 11 साल पूरा हो चुका है। उसी के बारे में से हम इसको एक बार और रिवाइज कर रहे हैं। काफ़ी सारे अचीवमेंट्स भी हो गए हैं। न्यूज़ में इसी कारण हुआ है क्योंकि भैया इन्होंने 11 ईयर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सो जो 3 पिलर्स हैं हमारे सोशल सिक्योरिटी के, सोशल सिक्योरिटी समझ रहे हैं ना आप, कि मतलब आपको नौकरी वोकरी नहीं दे रही है, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको एक तरह का कह सकते हैं संभावना देने के लिए सिर्फ बोली से नहीं, आपको फाइनेंशियली जो है सपोर्ट करने के लिए रेडी रहती है। तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा है जीवन ज्योति, जिसको हम PMJJY बोल रहे हैं। उसका फुल फॉर्म है हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सेकेंड वाला है हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और आखिरी है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के बारे में हमने लास्ट वीक के क्लास में किया भी है, या फिर से एक बार बस हम रिवाइज करके चले जाएंगे। सो सबसे पहला हमारा जो है ये है जीवन ज्योति बीमा। इस जीवन ज्योति जो है, और ये जितना भी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि ये जो है ऑलरेडी 11 साल इनका हो चुका है। तो मतलब 2015 में ये हमारा लेकर के आया था, स्पेशली ऑब्वियसली टू मिडिल क्लास पीपल। उन्हीं के लिए फोकस किया गया था कि आप भाई ठीक है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, अगर आपका अर्निंग मेंबर जो है वो अब किसी रीज़न से नहीं कमा पा रहा है, तो भैया आप एक क्या बोल सकते हैं, सर उठा के कैसे आप जियोगे, इसके लिए सरकार ने बहुत तरीके से स्कीम्स जो हैं वो लेकर के आए थे। सो सबसे पहला जो था हमारा दैट वाज PMJJBY, ये है जीवन ज्योति। ठीक है, सो जीवन ज्योति जो है ये एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस है। अगर आपको कुछ हो सकता है, मतलब भगवान ना करे कि कभी कुछ ऐसा हो, बट अगर आपके फैमिली में कोई अर्निंग मेंबर जो है वो नहीं रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है उस फैमिली को चलाने के लिए। तो यहाँ पे, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये इंश्योरेंस सब लोगों तक नहीं पहुँच पाया है अभी तक, तो यहाँ पे सरकार ने बड़ा इजी तरीके से लिया है कि भाई आपके पास सिर्फ खाता होना चाहिए और कुछ नहीं, बाकी की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो इस जीवन ज्योति में हो गया एक तरह का, जैसे कैसे लाइफ इंश्योरेंस में आपका लाइफ इंश्योर्ड रहता है, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही रहता है, जिसके अंदर जो है आप अपने आप को एनरोल करेंगे और अगर कुछ होता है तो आपको आपकी फैमिली वाले को पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले कुछ अचीवमेंट्स जो है ना पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो हमारे जीवन ज्योति में अभी तक में 27 करोड़ से भी ज़्यादा का एनरोलमेंट हो गया। मतलब 27 करोड़ लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है जीवन ज्योति के लिए। जीवन ज्योति जो क्या है हमारा, ये एक तरह का आपका लाइफ इंश्योरेंस है। फिर प्रधानमंत्री, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा का मतलब हो गया कि आपका वो एक्सीडेंट से कवर के लिए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो होता है। और APY सब जानते हैं, अटल पेंशन योजना के लिए। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं, फिर दोबारा हम दूसरे वाले स्क्रीन पे आएंगे। तो हमारा PMJJY जो है ये देखो, दिस इज द लाइफ इंश्योरेंस। याद करने के प्रोस्पेक्ट से मैं बता रही हूँ कि एग्जाम में कैसे आएगा। सो ये हमारा JJBY जो है ये हमारा इंश्योरेंस है। ठीक है ना, तो इसको याद करने के लिए आप बीच का JJ याद रखना, जीवन ज्योति। ठीक है, जीवन ज्योति का मतलब हो गया कि भाई हमारी जीवन जो है ज्योति है, तो मतलब हो गया कि लाइफ को इंश्योर करने के लिए। इसके अंदर क्या फैक्टर्स है, आपको इंश्योरेंस कवरेज जो है वो 2 लाख रुपए का मिलेगा। इसका प्रीमियम 436 रुपीज पर ईयर, हर साल जो है आपके खाते से ऑटोमेटिकली जो ये पैसे हैं डिडक्ट कर लिए जाएंगे। आपका खाता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। और हर साल में आपका 430, फर्स्ट टाइम जब आया था ना तो कम ही था, 330 ही था, अभी ये थोड़ा सा बढ़ गया है अमाउंट। सो अभी ये आज के डेट में हो गया है 436। यहाँ का एज लिमिट जो है, जो भी हमारे एनरोलमेंट कर रहे हैं उनका एज जो है 18 से लेके 50 का एज ही रहेगा, फ्रॉम 18 to 50 ईयर्स का रहेगा। अगर और ये डेबिट जो होगा ना वो आपका हर साल होना चाहिए। किसी साल अगर डिसकंटिन्यू हो गया तो फिर पॉलिसी जो आपकी होती है वो बीच में टूट जाती है। ठीक है, इसमें कुछ आपको ऐसा मिलता नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, बस अमाउंट जो कटता है आपके खाते में वो दिखता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपके खाते से फॉर एग्जांपल इस साल के मतलब 26-27 के टेन्योर में 436 रुपीज़ कट गया है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको कुछ होता है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपया दे दिया जाता है। ठीक है, और अचीवमेंट्स क्या क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि हमने 11 साल का कंप्लीट कर लिया है। तो भैया अभी तक अप्रैल 2026 में से हमने 27.43 करोड़ एनरोलमेंट कराया है। मतलब 27 करोड़ लोग जो हैं हमारे जीवन ज्योति बीमा से एनरोल्ड हो चुके हैं, जिसके अंदर
10.75 लाख क्लेम सेटल हुआ है, मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा का क्लेम सेटलमेंट हुआ। ये रुपीस नहीं है, ये जो भी एप्लीकेशन है उसके बारे में है। 27 करोड़ जो एनरोल किया है उसमें से 10 लाख जो है उनका क्लेम सेटल्ड हुआ है। अमाउंट अब कितना क्लेम हुआ है, ये 21,512 21,512 करोड़ जो है वो क्लेम भी सेटल किया गया है। इसके अंदर अगर हम वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें तो 12.72, यानी कि 27.43 का के जो एनरोलमेंट हुआ है उसके अंदर 12.72 जो है वो वुमेन एनरोलमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं एक्सीडेंटल योजना पे। मतलब यहाँ पे जो है कि अगर आपको कुछ भी दुर्घटना होती है, अगर उससे आपकी मृत्यु हो जाती है या फिर आप डिसेबल्ड हो जाते हैं, उस केस में भी सरकार जो है आपके पैसे देती है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि या तो एक्सीडेंटल है या डिसेबिलिटी है। यहाँ पे वर्ड क्या याद रखेंगे हम अपना, SB यानी कि सुरक्षा बीमा योजना। वहाँ J था, यहाँ पे S है। ठीक है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे भी सेम ही अमाउंट है कि आपका इंश्योरेंस कवरेज जो है वो 2 लाख रुपया होगा। इसका प्रीमियम अमाउंट जो है सिर्फ 20 रुपया पर ईयर, मतलब हर साल अगर आपके अकाउंट से 436 कट रहा है तो आप उसमें भी चले गए, जीवन ज्योति में चले गए। अगर 20 रुपया कट रहा है तो आप सुरक्षा बीमा में भी चले गए हैं वहाँ पे। इसका एज लिमिट जो है वो है 18 से 70। वहाँ पे कितना था हमारा, सिर्फ 50 साल तक था। यहाँ पे हमारा एक्सीडेंट का कितना है, ये है 18 to 70। ये एज वाला जो है ना वो बिल्कुल याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। ठीक है, सो 18 to 70 जो है इसका है। ऑब्वियसली ये हर साल रिन्यू होता रहेगा। कैसे रिन्यूअल होगा, ये अकाउंट से आपका पैसा जो है वो डेबिट कर जाएगा। अब ये कितना, इसमें क्या है, अगर एक्सीडेंट से आपका डेथ हो जाता है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर टोटल डिसेबिलिटी हो गई, मतलब आप किसी भी तरह का काम नहीं करने के सक्षम रहे, तो भी आपके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेगा, तब तक आपको भी मिलेगा। और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो आपको 1 लाख रुपया इसमें मिलता है। ये सरकार की तरफ से आपके खाते में, जिस खाते से पैसा कटता है ना उसी खाते में आपको पैसा भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हाँ, इसका अचीवमेंट कितना हो गया, वहाँ पे हमने 27 करोड़ किया था ना, यहाँ पे आप देखना 58 करोड़, यानी कि यहाँ पे 58 करोड़ लोगों ने अभी तक एनरोल किया है, जिसमें से 1.84 लाख लोगों को क्लेम का सेटलमेंट मिला है। अमाउंट कितना हो गया, 3,667 करोड़ अमाउंट जो है वो सेटल्ड हो गया है। इसमें 27.45 करोड़ जो है वुमेन का एनरोलमेंट हुआ है। ऑलमोस्ट ये भी 50% है, उधर भी 50% ही रहा है। ठीक है, अभी हम आते हैं अटल पेंशन योजना। ये हमने लास्ट वीक की क्लास में भी किया था, इसलिए जल्दी जल्दी जाते हैं। अटल पेंशन योजना में हो गया कि अगर आप किस तरह से काम वाम कर रहे हैं और आपको लगता है कि 60 वर्ष के बाद आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, एक फिक्स इनकम कमाना चाहते हैं, तो आप जो है अपने आप को APY के अंदर जो है एनरोल करा सकते हैं। जहाँ पे ऑब्वियसली जैसी ये एक तरह का पेंशन है, तो जब 60 साल के आप हो जाएंगे तो ही आपको पैसा जो है वो मिलते रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आपका एज जो है वो बिल्कुल याद रखिएगा। सबका एज, तीनों का अलग अलग एज जो है वो बिल्कुल फैक्टर याद रखिएगा। इसके अंदर जो है हमारा 18 से 40 है। वो कितना था, सबसे पहला जीवन ज्योति 18 से 50 था, सुरक्षा बीमा कितना था 18 से 70 था, और हमारा अटल पेंशन कितना है, ये हमारा 18 से 40 है। ऑब्वियसली पेंशन है तो हमारा 60 वर्ष का रहेगा। इसमें अमाउंट जो है ये फिक्स होगा, इसी के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम जो होता है फिक्स होता है। आप कितना पैसा चाहते हैं, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, जो भी अमाउंट जो है आपको एज अ पेंशन अमाउंट चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको अपना प्रीमियम जो है वो पे करना होगा। अब प्रीमियम जो है या तो आप मंथली दीजिए, क्वार्टरली दीजिए या फिर हाफ ईयरली दीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या अचीवमेंट्स है, इन्होंने भी 9.04 करोड़ के सब्सक्राइबर्स, मतलब इतने लोगों ने अपने आप को इसमें एनरोल कराया है, जिसमें 49% जो है वुमेन सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, और ये जो है रेगुलेटेड जो होता है, ये हमारा पेंशन फंड ऑफ रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर में होता है। ठीक है, सो ये 3 जो है ये हमारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो सरकार ने 2015 में लेकर के आया था, और ये 11 साल होने के बाद आज इंफॉर्मेशन ले रही है कि कितना लोग हम लोग के साथ एनरोल कर चुके हैं, कितना हमने क्लेम सेटल करके रखा है। ठीक है, दिस इज मतलब अगर आपके फैमिली में कोई है जो इसका ये इससे एनरोल नहीं है, तो मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ इसको एनरोल कर लीजिए, ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है आपका। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे
हम डिस्कस करेंगे अपने इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेकर के। एक इनफैक्ट आज मैं पढ़ाने जब आ रही थी तो कुछ और ही इन्फॉर्मेशन था, और जब आप पढ़ाने के लिए खड़ी हूँ तो कोई और ही इन्फॉर्मेशन है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हर एक घंटे जो है यहाँ पे न्यूज़ जो है वो चेंज हो रहा है, तो अपने आप को अपडेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे इलेक्शन सिर्फ 2 ही स्टेट में नहीं है, जो लोग के जान रहे हैं, इलेक्शन एक्चुअली 5 जगह पे हुआ था। हम इतना ज़्यादा वेस्ट बंगाल में फोकस थे ना, क्योंकि हमारे बाजू में है ना, तो हम थोड़ा ज़्यादा ही फोकस्ड थे वहाँ पे। लेकिन इसके अलावा और भी जगह जो है वो इलेक्शंस हुए हैं, और वो सब के सब आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहला हमारा वेस्ट बंगाल, सेकेंड इज़ तमिलनाडु, थर्ड केरला, आसाम एंड पुडुचेरी। पुडुचेरी इज़ अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो फिलहाल जो है अभी तक में 2026 तक में जो है वो हमारे 5 जगह हुए हैं, जहाँ पे 4 स्टेट हुआ है और एक हमारा यूनियन टेरिटरी है। लेकिन अगर ओथ सेरेमनी की बात करेंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि बिहार में भी ओथ सेरेमनी अभी तुरंत हुआ है। ठीक है, तो वो भी याद रखा कि बिहार में इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन ओथ सेरेमनी अभी तुरंत हुआ है। ठीक है, सो अब हम एक एक करके हर एक स्टेट के बारे में जो है वो जानेंगे। और काफ़ी अच्छा चीज़ हुआ कि यहाँ पे जो वोटर्स का पार्टिसिपेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी मिलती है जब हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो जीत रही है। मतलब हर लोग जो है जान रहे हैं कि भाई राइट टू वोट जो है इज एक्चुअली अ फंडामेंटल एंड इट्स अ ड्यूटी। मतलब राइट से ज़्यादा ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम जाके अपना वोट जो है वो कास्ट करें। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, और हर एक कंस्टिट्यूंसी में देख रहे हैं ना कि लाइक दे आर क्रिएटिंग अ हिस्ट्री कि पहली बार इतना टर्न आउट हुआ है। तो हर एक स्टेट ऑलमोस्ट कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि लोग जो हैं उस चीज़ को अवेयर हैं, और किसी को किसी चीज़ का डर नहीं है। सब जा कर के हिम्मत से जा कर के वोटिंग दे करके आ रहे हैं। ठीक है, सो फिलहाल तो अभी 2 जगह का डिसाइडेड नहीं है कि कहाँ पे कौन से चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन फाइनली 3 जगह का जो है वो डिसाइडेड हो चुका है। इनफैक्ट अभी आसाम में भी नहीं है, बट आसाम में वी आर लाइक टिल डेट वी आर थिंकिंग दैट जो हमारे हेमंत बिस्वा जो थे ही विल ओनली कंटिन्यू इट। तो वेस्ट बंगाल में ऑब्वियसली बीजेपी हैज़ बिकम द फर्स्ट टाइम। ये तो इतना ज़्यादा न्यूज़ कवर किया है, सारे इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम वाले वेस्ट बंगाल के सिर्फ एक ही चीज़ नारे लग रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु इट इज़ बेसिकली लाइक अ मूवी, मतलब एक मूवी, मतलब एक्टर एज अ चीफ मिनिस्टर आया है, लेकिन फुल बॉलीवुड मसाला के साथ। मैं बॉलीवुड नहीं कहूँगी, मतलब उनका जो भी है उसके टॉलीवुड जो है उनका मसाला के साथ आए। मतलब ऐसा जीत करके वोट से मैंने लिया तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन इतना सारा ट्विस्ट एंड टर्न उनका रहा है, मतलब इट्स नाइस कि। लेकिन हाँ, फाइनली आज मॉर्निंग में उनकी भी ओथ सेरेमनी जो है वो हो गई है। सो हमारा वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आसाम एंड पुडुचेरी, इन सब का एक एक करके हम देखते चले जाएंगे। ठीक है, सो हम सबसे पहला जो है ऑब्वियसली हमारा वेस्ट बंगाल में जो है, वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन रहा है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा है, और देख सकते हैं कि हमारे एज एन इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वो जगह था। यहाँ पे मैं कोई तरह का पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं देना चाहूँगी, लेकिन जो भी है, जो भी पार्टियाँ हैं, उनके लिए ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल इट्स लाइक अ कनेक्शन टू द अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे लिए। तो अगर हमारा वेस्ट बंगाल में हम एज एन इंडियंस का अगर वहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहेगा ना, तो हो सकता है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, वो हमसे बिछड़ जाएंगे, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए जो भी वेस्ट बंगाल में रहे, जो भी पार्टी रहे, वो एज इंडिया को वो डिफेंड करके रखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब डेलिकेट एरिया वो हो जाता है। सो हुएवर इज विनिंग जस्ट मेक श्योर दैट वी एज एन इंडिया स्टैंड टुगेदर। ठीक है, सो फाइनली वेस्ट बंगाल में जो है बहुत सारी हिस्ट्री भी क्रिएट हुए हैं, बहुत सारा ड्रामा भी हुआ है। सो 9 मई को फाइनली जो है हमारे शुभेंदु अधिकारी जी जो है वहाँ के न्यू चीफ मिनिस्टर जो है 9 मई को उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है। और इसमें बीजेपी ने 15 साल के बाद एक रूलिंग पार्टी है उसे हरा करके जो है आया है। ठीक है, यहाँ पे अपने एग्जाम प्रोस्पेक्ट से आपको याद रखना पड़ेगा कि इसकी जो ओथ सेरेमनी है वहाँ पे कहाँ पे हुई है, तो दैट हैपन इनटू ब्रिगेड परेड ग्राउंड। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट करने आए थे इसका हिस्सा बनने के लिए। ठीक है, अब इसमें कितने पास है टोटल, देयर वर टोटल 294 सीट्स थे। ठीक है, 294 सीट्स में हमने कितना जीता है, 207। सो 294 सीट्स में हमने एज अ बीजेपी जो है इकलौता जो है 207 सीट जीत करके दे बिकेम दी मेजॉरिटी।
और जिसको इन्होंने हराया था दैट इज द टीएमसी, जो कि 15 साल से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ममता बनर्जी उनके अंडर वो काम कर रहे थे, तो उनको हटा के वो बने हैं। नाउ हमारे जो मिनिस्टर अभी जो बने हैं, ही बिकेम द 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ऐसे इनके बारे में भी स्टोरी है कि ही वॉज प्रीवियसली ऑल्सो वर्किंग इनटू द सेम पॉलिटिकल पार्टी, टीएमसी के ही अंदर में थे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने, या कह सकते हैं फॉर्चुनेटली, 2020 में ही ज्वाइंड बीजेपी इन 2020। इसके बाद उन्होंने जो है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि शुभेंदु अधिकारी जी जो है ममता बनर्जी को 2 बार हरा चुके हैं। पहला जो है वो नंदीग्राम में 2021 में उन्होंने उनको हराया था, और दूसरी बार जो है अभी 2026 जो है वहाँ पे भवानीपुर जो है 2026 में वहाँ से भी हराया था। तो पिछले 2 बार से वो ममता बनर्जी को ऑलरेडी जो है वो हरा चुके थे, बट 21 में वो पावर में नहीं आ सके थे क्योंकि उनकी पार्टी जो थी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन अभी जो है कह सकते हैं कि इस बार जो है शुभेंदु अधिकारी जी ने उनको इंडिविजुअली भी हराया है और एज ए पॉलिटिकल पार्टी पर एग्रीगेट के साथ भी उनको वहाँ पे हरा करके वो जीते हैं। सो फिलहाल अभी ये अपने एग्जाम से ही आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट ही इज दी 9th चीफ मिनिस्टर। पहला बीजेपी सीएम बने हैं हमारे बंगाल में। वो बीजेपी में कब आए थे, वो ममता बनर्जी को किस किस ईयर में जो और कहाँ कहाँ से उन्होंने उनको हराया था, ये याद रखिएगा आप बिल्कुल। नंदीग्राम एंड भवानीपुर, ठीक है। और कितनी सीट से, सो इट इज टोटल 207 सीट्स इन बीजेपी। ओके इसके अंदर में है और बहुत सारे हमारे बीजेपी लीडर्स हैं, और रिजल्ट बहुत ही है क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो है हमें इंडिया के अंदर ही रखना है। इस कारण से यहाँ पे ऐसी पार्टी के होना ज़रूरी है जो कि हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर कर सके। सो एवरीबडी इज़ हैप्पी। मैं अगेन आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन दिस, ठीक है। ओके और हाँ, इनका फ्रेज जो है बंगाल पॉलिटिक्स का जो है वो याद रखिएगा कि व्हाट वाज द न्यू फेज, दैट इज सोनार बांग्ला, एंड दिस वाज द स्लोगन बाय द बीजेपी लीडर्स। ओके इसके बाद आते हैं तमिलनाडु की तरफ में। तमिलनाडु में भी जो इलेक्शन तो बहुत ही आसानी से हो चुका है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब रिजल्ट का अनाउंसमेंट आया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ऊपर नीचे हो रही थी। एक्चुअली यहाँ पे बहुत कुछ है, इंटरेस्टिंग है। मैं तो कहूँगी कि एक मूवी का, एक बड़ी अच्छी मूवी की जब होती है तो लास्ट में ट्विस्ट एंड टर्न आता है, लेकिन फिर भी हीरो लास्ट में जीतता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा तमिलनाडु का रिजल्ट भी जो है हुआ है। बहुत कुछ ऊपर अफरा तफरी मची है, लेकिन फाइनली जो है हमारे जो एक्टर हैं वो जीत गए हैं, और आज सुबह ही उन्होंने अपनी ओथ सेरेमनी जो है उसको कंप्लीट कर रखा है। इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये रही है ना कि पहली बार मतलब यहाँ पे एक नया पार्टी जो है वो आया है, और क्योंकि लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत चेंजेस आए, और इनफैक्ट ये होनी भी चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर आप कंटिन्यूसली करते जाओगे 20-25 साल के लिए तो हर चीज़ एकदम मोनोटोनस होता है। तो चेंज होना, मैं कहते हैं ना कि परिवर्तन ही जो है वो एक संसार का नियम है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ है। तो यहाँ पे अब हम अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद करने की कोशिश जल्दी करते हैं। तो हमारा तमिलनाडु का जो 2026 का इलेक्शन हुआ है, इसमें हमारी टीवीके ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है, फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने जीता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो सीट्स उनको अलॉट हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। टोटल देखो 234 सीट्स के लिए यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, जिसमें से टीवीके जो था टोटल 108 सीट जीता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 108 पे आप गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते थे, वहाँ पे आपको 118 सीट जो थे तो ही चाहिए थे। तो ये 2-3 बार इनका विजिट भी रहा गवर्नर की तरफ पास, लेकिन वो मेजोरिटी शो नहीं कर पा रहे थे। फॉर्चुनेटली जो है अब जा करके उन्होंने 118 जो MLAs का जो सिग्नेचर होता है वो प्रोवाइड कर दिया है, और आज वो वहाँ पे कर जाए। इससे पहले जितने भी वहाँ पे पार्टीज रही थी ना, वो मतलब कंटिन्यूसली 2 ही पार्टी थी जो चल रही थी, DMK और AIADMK, ये आप याद रखिएगा। सो 1967 से लेकर के कंटिन्यूसली सिर्फ यही 2 पार्टीज थी जो वहाँ पे रूल कर रही थी। अभी जाके कि तीसरा यहाँ पे उभरा है, और अच्छी चीज़ ये है कि दोनों पार्टी जो है आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हाफ जो कह सकते हैं, दोनों मिलके भी इनके बराबर नहीं पहुँच पा रहे थे। तो अभी अच्छी चीज़ है क्योंकि कुछ लोग थे, या फिर कुछ मैं कहूँगी सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स थे, जो अनाउंस कर रहे थे कि भैया टीवीके ऐसे ही आउट हो जाएगा, DMK और AIADMK जो है वो मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर देगी। लेकिन अच्छी चीज़ ये रही है कि यहाँ के जो हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियंस थे उन्होंने मतलब फाइनली उन्होंने स्पीच दे के ये कहा कि ऐसा नहीं है कि हम किसी को हराने के लिए हम एक अपना अलायंस मिलेंगे, कि लेट द डेमोक्रेसी विन।
मतलब हम दोनों ऑपोजिट में शुरू से रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज हमें किसी तीसरे को हराना है हम जुड़ जाए, वो गलत बात है। अगर हमारी जनता जिन्हें टीवी को चूज किया है तो लेट द डेमोक्रेसी विन, इनको हम पूरा मौका देंगे कि आप अपनी गवर्नमेंट जो है उसको फॉर्म करो और आप इसको चलाओ, और अगर जनता ने यही चूज किया है तो हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो ये काफ़ी मेच्योरिटी शो करता है कि भाई अगर आप ऑपोजिशन में भी हो तो प्लीज़ बी फेयर इन एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि किसी को हराने के लिए हम किसी भी तरह का अलायंस में चले जाएंगे। तो फाइनली ये चीज़ हो चुका है, हमारी थालापति जो हैं वो एज अ चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बन चुके हैं। मेम्स तो बहुत ही सारे आए हुए हैं, वो आप दिखते रहोगे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। सो ये था हमारा तमिलनाडु को लेकर के। अभी इसके अंदर में अगेन इसका भी वोटर्स पार्टिसिपेशन जो है दैट केम अराउंड 85%। यहाँ पर भी वही चीज़ें जो हम वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, इनफैक्ट सारे स्टेट्स जो है जहाँ पे भी इलेक्शंस हो रहे हैं ना, वोटर्स का टर्नआउट जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, जिसके अंदर मेल का पार्टिसिपेशन इज अराउंड 83.57 और फीमेल का पार्टिसिपेशन इज 85.76। पिछले साल जो है, मतलब पिछले जो इलेक्शन 2021 में हुआ था, वहाँ पे उनका टर्नआउट जो था दैट वाज ओनली बिटवीन 72 टू 74। तो कह सकते हैं कि 10% से भी ज़्यादा का इंक्रीमेंट जो है वो देखा गया है इसके अंदर। तो अच्छी चीज़ है कि लोग जो हैं अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है उसको समझ रहे हैं और उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पौंडीचेरी। पौंडीचेरी इट्स अ यूनियन टेरिटरी, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट्स के लिए नहीं है, सिर्फ 30 सीट है, यानी कि 30 सीट्स जो है उसी के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें से 18 सीट्स लेके एनडीए गवर्नमेंट, मतलब वहाँ पे अलायंस में गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर गई है। इनका जो मेन जो फॉर्मेशन हुआ है वो AINRC जो कि है ऑल इंडिया NR कांग्रेस, बीजेपी, AIADMK एंड LJK। सो ऊपर के जो जितने भी है ना, उन लोगों ने मिलके जो है अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया है। तो यहाँ पर भी जो है हो चुका है। अभी यहाँ पे ओथ सेरेमनी वगैरह नहीं हुआ है, इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड, ठीक है। जिसके अलायंस में टोटल 18 सीट लेकर के वो जीत गए हैं। सो पौंडीचेरी भी जो है इट्स एन NDA अलायंस, जहाँ पे ऑल इंडिया NR, बीजेपी, AIADMK और LJK, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया ना, ऊपर के जो चार हैं, इन्होंने अलायंस फॉर्म करके वहाँ पे सरकार जो है अपनी बनाई है। दिस इज फॉर पौंडीचेरी, ओके। पौंडीचेरी के बाद जो है वहाँ पे भी वोटर टर्नआउट जो है दैट इज 89.87%, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा रहा है। अभी नेक्स्ट हम आते हैं केरला को लेकर के। केरला भी न्यूज़ में रहा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे बहुत ही आसानी से कह सकती हैं, वहाँ डिसाइडेड था, सब कुछ था, एक तरफा इलेक्शन नहीं कह सकते हैं, बट वहाँ पे शुरू से ही पता था कि किसको जीतना है। तो यहाँ पे टोटल 140 सीट्स जो हैं उसके लिए इलेक्शन हुई थी, और मेजॉरिटी ऑब्वियसली 71 सीट्स जिसके पास आती उसको मिल जाती। तो यहाँ पे हमारी UDF जी थी जो कि कांग्रेस लेड थी, उनको 102 सीट्स मिल करके वहाँ पे वो जीत गए हैं। और यहाँ पे भी वोटर्स का टर्नआउट जो है इट इज़ अराउंड 78.27%। यहाँ पे थोड़ा सा आयरॉनिक चीज़ वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि लिटरेसी इज़ 100% इन केरला, बट स्टिल द वोटर टर्नआउट इज़ लेस देन वेस्ट बंगाल। ये है, मतलब लोग ऐसा बताते हैं, ठीक है। नाउ कम्स टू आसाम। आसाम भी जो है दिस इज ऑल्सो अ सिंगल साइडेड थी था, यहाँ पर भी ऐसा कुछ मेजर क्लैश नहीं हो रहा था। यहाँ पे टोटल आसाम में टोटल 126 सीट्स मिल रहे थे और 64 सीट्स चाहिए थे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। आपको पता है ना कि मतलब मुझे 51% कम से कम चाहिए मेजॉरिटी के लिए। तो यहाँ पे कितना था, हमारा पर भी NDA अलायंस था जिसमें बीजेपी और उसके अलायंस मिलकर के 89 सीट्स जो है वो जीते थे, और दूसरा जो इंडिया अलायंस वो काम कर रहा था उसको सिर्फ 35 सीट्स मिले थे। तो 64 के बदले उनको टोटल 89 सीट्स मिल गया था। तो वहाँ पर भी जो है आराम आसानी से हो गया है। और वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है मोस्ट प्रॉब्ली वही कंटिन्यू करेंगे, हेमंत बिस्वा जो हैं। अभी वो हुआ नहीं है, वो होगा, आई गेस द डेट इज़ ऑन द 12th of May, तो उस दिन फाइनली डिसाइड हो जाएगा। वहाँ पे भी जो हमारी जो अलायंस पार्टिसिपेट की है वहाँ पे बीजेपी, एक चीज़ बहुत अच्छे देखोगे, 64 उसको चाहिए थी एंड 67 बीजेपी को मिल चुका था। तो इवन इफ देयर वाज नॉट एन अलायंस, बीजेपी जो थी वहाँ पे हाईएस्ट वाले पे थी। उसके बाद उनकी जो लोकल लोग जो थे वहाँ असोम गाना परिषद जो है वहाँ से 14 सीट्स है, यूनाइटेड पीपल पार्टीज लिब्रा जो है वहाँ पे 8 सीट है। ये लोग मिल करके जो है अपना 89 सीट्स पे जो इसका अलायंस है उससे उन्होंने अपना गवर्नमेंट जो है उसको फॉर्म कर लिया है। वोटर्स टर्नआउट जो है वहाँ यहाँ पे भी 84% रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल और इलेक्शंस जहाँ जहाँ पे हुआ था, टोटल 5 है। हम एक बार समराइज फॉर्म में जल्दी से बता देते हैं। टोटल हमारे यहाँ 5 जगह पे इलेक्शन हुआ था। सबसे पहला हमारा वेस्ट बंगाल में है जहाँ पे ओथ सेरेमनी हो चुकी है।
वहाँ पे कौन सी पार्टी जीती है, दैट इज़ द बीजेपी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा आता है तमिलनाडु में, वहाँ पे हमारा टीवीके और कुछ छोटी मोटी पार्टीज़ जो है वो अलायंस फॉर्म में लेकर के आई है। देन उसके बाद हमारा आता है आसाम में भी एनडीए अलायंस की तरफ से ही है, जहाँ पे बीजेपी लीड कर रही है। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं केरला में जो है यहाँ पे बीजेपी कहीं भी नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनका जो अलायंस है वो फॉर्म कर गया है। और बाकी बचा है पौंडीचेरी यूनिट टेरिटरी है, वहाँ पर भी 18 सीट्स लेकर के एनडीए अलायंस जो है वहाँ पे जीत गई है। ठीक है, तो ये सारा था हमारा इलेक्शन को लेकर के, ये सारी चीज़ें हुई हैं। अभी भी 2-3 जगह की बाकी है हमारा ओथ सेरेमनी, उसको भी हम लोग देखते रहेंगे, फॉलो अप करते रहेंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जो है टाइड हो जाए तो हम अपनी क्लास में ज़रूर उसको कवर करेंगे। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन उसमें आपका नहीं किया है, मैंने सोचा क्यों ना क्वेश्चन में आपको लिखूं। मैंने कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया है कि वेस्ट बंगाल में कितने वोटर्स टर्न आउट किए हैं, तो ये मैंने क्वेश्चन में रखा है ताकि आपको समझ में आ सके कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा ब्रीफ था। अभी हम यहाँ पे 4-5 ऐसा क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ जो कि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। सबसे पहला एक वो है, कुछ दिनों पहले हमने पंचायती दिवस मनाया था, याद है ना, 24 अप्रैल को था। उसको लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें थी कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा कैंपेन चल रहा है। अहिल्या नगर के बारे में भी सुना था हमने कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम में है वो डिस्ट्रिक्ट जीता था। तो अभी एक और चीज़ आया है कि जैसे पंचायती दिवस जो रहता है ना, उसके अंदर हम क्या चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, हम अपने गांव को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा भारत आज भी कहीं गांव में बसा हुआ है। तो अगर हमारा गांव विकसित होगा, वहाँ वो डेवलपमेंट पहुँचेगी, ओवरऑल जो है हमारा इंडिया एक जो कि हम नीति आयोग कहती है कि $30 ट्रिलियन की हम इकॉनमी बनेंगे, वो हम अचीव कर सकते हैं। तो वैसे ही लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें अपने गांव को, अपने पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल, जो भी चीज़ें हैं उसको बढ़ाना है। तो वहाँ पे क्या हो गया कि एक्चुअली पंचायती दिवस के दिन ना अनाउंसमेंट किया गया था कि हमने कितना अचीव किया है, हम कौन से गांव को एज अ परफॉर्मर देख रहे हैं, अचीवर देख रहे हैं, वैसे करके। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन आप देख लो, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रही हूँ। तो द क्वेश्चन इज, द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिलीज्ड द पाई 2.0। ठीक है, दिस इज द इंडेक्स पाई, PAI 2.0। ठीक है, रिपोर्टेड ऑन नेशनल पंचायती राज डे, which of the following correctly describes the percentage of participating gram panchayats that were placed in the performer category based on the composite scores। देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो हमारे पंचायत है ना, उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में है कौन कौन सी कैटेगरी में है। तो वहाँ कुछ नंबर 1 ऑब्वियसली हमारा अचीवर है, तो बहुत 5 हमारे ऐसे कैटेगरीज हैं, उसमें से वो पूछ रहे हैं कि जो परफॉर्मर कैटेगरी है, कितना % पंचायत जो है उसके अंदर आया है, कितने लोग हमने किए हैं। तो ऑप्शंस में है हमारे हैं 97, 45, 80, 12.45 या फिर 33.15। तो द आंसर इज 45 इज द आंसर, 45.72। ठीक है, सो इट्स पाई 2.0 में जो हमारा रिपोर्ट 23-24 में आया है, उसके हिसाब से कह रहे हैं कि हम अपने ग्राम पंचायत को जो है इसको हर तरह से डेवलप बनाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर अब हम यहाँ पे डिटेल के बारे में जाने कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा 5 ऐसा है। ठीक है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरीज है पहले, दैट वे यू एबल टू अंडरस्टैंड इजिली। ठीक है, या सो दिस इज दी 5 कैटेगरीज। ठीक है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट एंड बिगनर। ठीक है, पहले ये हम याद कर लें, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में कौन सा पूछा था, मैंने पूछा था कि परफॉर्मर वाले कैटेगरी में, दिस इज द 3rd कैटेगरी। ठीक है, इस 3rd कैटेगरी में कितने % का हमारा पंचायत जो है उसमें रजिस्टर्ड रहा है। सो अचीवर ऑब्वियसली जो सब कुछ अचीव कर चुका है, फ्रंट रनर आगे सबसे तेज जो दौड़ रहा है, फिर परफॉर्म कर रहा है, एस्पिरेंट एंड बिगनर दिस इज स्टार्ट। अब यहाँ पे हम किसी को अनसैटिस्फैक्टरी तो नहीं दे सकते भाई, कोई जल्दी स्टार्ट करता है, कोई धीरे स्टार्ट करता है। ठीक है, सो दीज आर द 5 कैटेगरीज जिसके अंदर हम अपने पंचायत को जो है कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर जो रहता है ना, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, चेकलिस्ट है, जिस पे हम काम करते हैं। ठीक है, चेकलिस्ट पे कौन कौन सी चीजें आती हैं, ओके आई एम सो सॉरी। हाँ, ये इंडेक्स में टोटल हमारे 150 इंडिकेटर्स आते हैं, जिसमें से 230 डेटा पॉइंट्स होते हैं। अब क्या हो गया कि हेल्थ की कैटेगरी पे है, पॉवर्टी पे है, एजुकेशन पे है, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज चेकलिस्ट होता है, उस पर उनको नंबर दिया जाता है। ठीक है, उसके यहाँ पे 150, जब इनिशियली जब हुआ था ना, तब तो बहुत ज़्यादा था, इट वॉज एक्चुअली 516।
जब शुरुआत में पाई 1.0 आया था, फर्स्ट इंडेक्स जब आया था तो बहुत ही ज़्यादा था, 516 इंडिकेटर्स थे, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो रहा था उन सब चीज़ को ट्रैक डाउन करना। तो उसको हमने सिंप्लीफाई करके, मतलब उसको मेन हेडलाइन में करके हमने सिर्फ 150 पे उसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। जैसे कि पॉवर्टी, हेल्थ, वाटर सप्लाई, एनवायरनमेंट, रोड्स, गवर्नेंस, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी टॉपिक्स है, जो भी सोशल इंडेक्स होते हैं ना, उन सबको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो टोटल वैसे मिलाकर के 150 जो है वो हमारे इंडिकेटर्स है। उसके बाद उनको पॉइंट्स मिलता है, और उस पॉइंट्स पे जिसको जितना स्कोर मिलता है उसके हिसाब से वो 5 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। अब कौन कौन सा हमारा है? हमारे सबसे पहले फ्रंट रनर अचीवर्स में अनफॉर्चुनेटली कोई भी नहीं रहा है, लेकिन हमारे जो फ्रंट रनर है उसके अंदर हमारे 3635 3635 ग्राम पंचायत जो थे वो हमारे फ्रंट रनर बन चुके हैं। उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि परफॉर्मर कैटेगरी में कौन सा है, इसके अंदर हमारे 1,18,824 ग्राम पंचायत जो कि 45.72% एग्रीगेट होते हैं, वो हमारे परफॉर्मर कैटेगरी में, मतलब वो कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर परफॉर्मेंस में यही होगा कि हेल्थ एंड सैनिटेशन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, पॉवर्टी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हमारा लाइवलीहुड है जिसमें 3,313 मतलब 3,313 पंचायत जो है इनको A+ मिला है। किस चीज़ के लिए? पॉवर्टी रिडक्शन एंड क्रिएटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब ऑब्वियसली जब रोजगार मिलेगी तो पॉवर्टी तो घटेगी ही। और हेल्थ केयर में जो है वो 1,015 पंचायत जो है उनको A+ कैटेगरी का मिला है। दीज आर द डेटाज, ठीक है। डेटाज आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगी, आपको करना ही करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। इसमें टोटल पार्टिसिपेशन जो हुआ है वो है हमारा 97.30%, मतलब कितने ग्राम पंचायत इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, तो 97.30 ग्राम पंचायत ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें से 45% हमारे परफॉर्मर रहे हैं, ठीक है। अब ये इंडिकेटर्स मैंने आपको पहले बता दिया है कि शुरुआत में 516 था, लेकिन अभी इसको घटा करके हम 150 के लगभग करके लेकर आए हैं, ठीक है। अब अगर ये चीज़ हम अचीव कर लेते हैं, सारे के सारे पंचायत हमारे परफॉर्मर में बन जाते हैं, तो फिर हमारा जो विकसित ग्राम पंचायत जो है, वो जो विजन जो हमने रखा है वो हम आराम से उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन विच आई वाज टेलिंग यू इन द अर्लियर क्लास कि मैंने एक बार भी नहीं पूछा था कि वेस्ट बंगाल का कितना टर्न आउट है, तब तो मैंने बता दिया, एक तो छोड़ना चाहिए था। अब आप मुझे बताइएगा कि वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन हुआ था, 2 फेज में हुआ था, ठीक है, उसमें उनका वोटर्स टर्नआउट जो है वो कितना रहा? सबका मैंने आपको बताया है, सब 80+ ही रहा है एक्सेप्ट फॉर केरला। तो अब मुझे बताइए कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा वोटर्स टर्नआउट रहा है तो कितना हुआ है, कौन सा है? 92.47, 84.72, 93.19, 91.66 या 93.61 वेस्ट बंगाल का? आंसर इज ए 92.47, ठीक है। दिस इज लाइक अ हिस्ट्री बीइंग क्रिएटेड। जितने भी अभी हमने पढ़े थे ना, सबके सब हमारे 80s में थे एक्सेप्ट फॉर केरला, बट वेस्ट बंगाल दे हैव क्रॉस 90%, तो इट इज एक्चुअली 92.47% वोटर्स जो है वह यहाँ पे अपना वोट्स जो है उन्होंने कास्ट किया है, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज लाइक अ हिस्ट्री विच आई हैव टोल्ड यू। इसमें 92.47 हुआ है। जो फर्स्ट फेज जो 23 अप्रैल को हुआ था इट वॉज 93.19, और जो हमारा सेकेंड फेज में हुआ था दैट वॉज 92.47, सॉरी इट वॉज 91.66 एंड कंबाइंड इज 92.47, और आज तक का सबसे ज़्यादा रहा है। और टोटल जितने वोटर्स हमारे पास आए हैं दैट इज 6.81 करोड़ आए थे। और इसमें जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है, हर जगह पे वुमेन का बड़ा ही बड़ा है। वुमेन पार्टिसिपेशन इज एक्चुअली 92.28%, वेयर मेन पार्टिसिपेशन इज 91.07%। इससे पहले जो स्टेट का इलेक्शन रहा था इतना ज़्यादा नहीं रहता था, इट वाज ओनली 84.72 रहा था, लेकिन आज तक में इतना वेस्ट बंगाल ने नहीं किया है। पर अगर हम स्टेट वाइज देखें तो हाईएस्ट टर्नआउट कभी किसी का रहा है तो दैट इज त्रिपुरा, जहाँ पे 93.61 रहा है। ये आपका ऐसी एक्स्ट्रा फेयर के लिए मैंने बता दिया कि अभी तक में सबसे ज़्यादा किसी इलेक्शन में वोटर्स का टर्नआउट रहा है तो दैट हैपन इन टू त्रिपुरा, ठीक है, दैट वाज इन 2030। लेकिन वेस्ट बंगाल भी कुछ पीछे नहीं रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। 92.47% का टर्नआउट जो है इट्स नॉट बैड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये ओपेक एक्चुअली एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंट्रीज
हमारे ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उसके ऊपर उनका कह सकते हैं कि उनके पास ज़्यादा सोर्सेज रहते हैं, तो उन्होंने अपने एक ऑर्गेनाइजेशंस बना के रखा ताकि ग्लोबल लेवल पे हम इसका जो रेट है, इसका जो मार्केट है, उसको हम एक स्टेबलाइज फॉर्म में बना के रख सके। पर क्योंकि ऐसा ना हो कि एक कंट्री एकदम मिनिमम चार्ज कर रहा है, एक कंट्री बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो वो फिर हो गया कि कस्टमर को ठीक से पता नहीं चलेगा, और जिसके पास बहुत ज़्यादा है, मतलब अबंडेंस सप्लाई है, वो कम रेट में सप्लाई कर देगा, और जिसके पास कम है उसको तो ज़्यादा रेट में करना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, बहुत क्लैश करेगा, उनका मार्केट तो ऐसे ही डूब जाएगा। तो टू हैव अ कॉमन ग्राउंड कि हम कितना लीटर पे कितना गैलन, सॉरी लीटर तो देते ही नहीं है, बैरल्स पे देते हैं, वो कितने किस बैरल पे हम क्या रेट रखेंगे, कितना अमाउंट हम सप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब चीज़ को एक बनाने के लिए ओपेक एक जो है वो एक संस्था है जो बना था। अभी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारा ओपेक में अभी न्यूज़ में इसलिए आया है ना कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, इन्होंने ओपेक से रिजाइन कर दिया। ही सेड दैट वी डोंट वांट टू बी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, हमें इससे अलग होना है। तो 2026 में वो अलग हो गए हैं। तो अभी क्वेश्चन में है कि कब ये ओपेक जो है ओरिजिनली स्टैब्लिश हुआ है, इज 45, 67, 73, 91, 60, किस ईयर में जो है ये ओपेक जो है ये फॉर्म हुआ है? वेल द आंसर इज 1960, सो 1960, ठीक है, 1960 पे जो है हमारा फॉर्म हुआ है, और 1 मई 2026 से यूएई जो है ओपेक अलायंस का पार्ट नहीं रहेगी, ठीक है। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ओपेक क्या है, ओपेक का तो पहले आपको फुल फॉर्म ही याद रखना पड़ेगा। इट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके अंदर जब स्टार्ट हुआ था 1960 में ना, तो ज़्यादा कंट्रीज नहीं थे इसके, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला, सिर्फ ऐसे हमारे 5 कंट्री थे जो मिलके किए थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। उसके बाद दोबारा फिर लोग तो हमेशा ऐड होते रहते हैं, तो आज के डेट में टोटल 12 हमारे पास थे, जिसमें थे अल्जीरिया, कॉन्गो, गिनिया, गेबन, लिबिया, नाइजीरिया, यूएई, और अभी फाइनली फिर यूएई जो है वो इसमें से निकल चुका है, इसीलिए ये आपका न्यूज़ में रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, WHO एक अभी रिसेंटली इम्यूनाइजेशन जो है वो डे सेलिब्रेट किया है। इसमें बस ये मैं थीम पूछ रही हूँ आपको कि थीम क्या रहा है हमारा इस साल का। सो द वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, फॉर एवरी जनरेशन, वैक्सीन वर्क्स, प्रोटेक्टेड टुगेदर, ह्यूमनली पॉसिबल। फॉर दिस द आंसर इज सी, फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन वर्क्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो, जब भी यूनेस्को या WHO ये सब कोई जब डे सेलिब्रेट करता है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम ठीक है नेशनल लेवल पे हम करते हैं, दैट इज ओके, गुड इनफ, बट एनी डे विच इज सेलिब्रेटेड थ्रू WHO और यूनेस्को, तो वो डे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए उसका थीम जो है ना बिल्कुल मेमोराइज कर लो, क्या हुआ है, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, क्या हिस्ट्री रहा है, इट इज़ वर्थ मेमोराइजिंग एवरीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पे हम वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, इम्यूनाइजेशन वैक्सीन जो हमें लगता है, ठीक है, तो उस डे को, वीक को हम सेलिब्रेट कर रहे थे, जो कि हमने लास्ट वीक सेलिब्रेट कर लिया है 24 से 30 अप्रैल को। और हमारा जो इस पर का थीम रहा है, दिस इज फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन्स वर्क। नेक्स्ट, ये वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम कहते हैं कि वी आर लाइक लिविंग इन अ फ्री इकोनॉमी, यहाँ पे सब लोगों को बोलने का पावर है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। प्रेस हैज़ दी 100% राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है एक्चुअली इस इंडेक्स में बहुत ही पीछे है। इनफैक्ट हम लास्ट ईयर से और भी ज़्यादा गिर गए हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं बस यही पूछ रही हूँ कि भैया जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2026 जो हमने सेलिब्रेट किया है, उसका थीम क्या है, ठीक है। सो जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज, शेपिंग फ्यूचर, इंफॉर्मेशन, मीडिया, जर्नलिज्म, इन पांचों में से कौन सा ऐसा टॉपिक है, मतलब कौन सा ऐसा थीम है विच इज़ फॉर ईयर 2026, और ये किस चीज़ के लिए है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, उसके लिए है, ठीक है। सो द ऑप्शन इज बी, ठीक है, शेपिंग, दिस इज द आंसर, शेपिंग फ्यूचर ऑफ पीस। अभी ठीक है, ये तो आपको एक सब्जेक्टिव तरह से मिल जाएगा कि मतलब क्या होता है। सिंपल सी चीज़ है कि प्रेस को फ्रीडम मिलता है कि वो सारी बातों को हाईलाइट कर सके। लेकिन मेरा सिर्फ कंसर्न यहाँ पे रहता है कि भैया कितने कंट्रीज़ हैं और हम इंडिया, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो टोटल इसमें 180 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। आप याद रखना कि कितने लोग कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट किए हैं। इट इज़ 180 कंट्रीज़, जिसमें से हमारे इंडिया का रैंक क्या है? 157। आप इमेजिन करो 180 कंट्री में
हमारे प्रेस को 157th पोजीशन दिया गया है कि हम कितने फ्री हैं अपने बातों को बताने के लिए, हमारा प्रेस कितना फ्रीडम्स को मिलता है। पिछले साल से हम 6 पॉइंट और भी गिर गए हैं। 2025 में वी वर एक्चुअली 151 पोजीशन, लेकिन उसको और अच्छा होना चाहिए था, बट वो और भी ज़्यादा गिर चुका है। ठीक है, अब कौन कौन सी कंट्री है जो अच्छी रही है? या दिस इज नॉर्वे एंड दिस इज द 10th टाइम जो कि वो नंबर 1 पोजीशन पे आया है। उसके बाद है नीदरलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क एंड स्वीडन। एंड द लास्ट 5 कंट्रीज इज इरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान एंड Saudi Arabia. I was sure about these but I don't know why Saudi Arabia is there. ठीक है, पर ठीक है, anyways आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ही मैं ये आपको बताऊंगी। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ और भी आपको याद रखना पड़ेगा कि दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जहाँ पे 52.2 कंट्रीज जो हैं इनको डिफ़िकल्ट या फिर वेरी सीरियस का कैटेगरी है कि मतलब दे आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जर्नलिज्म को भी हम 4th पिलर मानते हैं किसी इकोनॉमी के लिए, बिकॉज दे हैव टू बी न्यूट्रल, दे आर नॉट सपोज टू बी बायस्ड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनीथिंग। तो उनको बिल्कुल सच्चाई जो है वो पब्लिक तक पहुंचाना होगा, वो एक चीज़ है। लेकिन वहाँ पे अगर हमारे इंडियन प्रेस को हम इतने पीछे हैं अपने ओपिनियंस को शेयर करने के लिए, दिस इज़ नॉट ट्रू। मतलब हमारे तक जो खबर पहुँच रही है इसका मतलब है कि दैट इज़ एक्चुअली मैन्युपुलेटेड, अगर उनको फ्रीडम नहीं दी जा रही है तो। पर आप अपने एग्जाम से याद रखना भैया, हम इंडिया जो है आउट ऑफ 180 कंट्रीज हम 157 कंट्रीज पे हैं, एंड 2025 में वी वर एक्चुअली एट 151। टॉप 5 की कंट्रीज हम याद रखेंगे एंड बॉटम 5 ऑल्सो विल मेमोराइज। ठीक है, अभी ये रिसेंटली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, एंड दिस इज द सेकेंड एडिशन ओनली विच इज नोन एज सिनपैक्स 2। और ये हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब है कि ग्राउंड लेवल पे है। तो कौन सी कंट्री के साथ हमने किया है? तो इंडिया के साथ कौन कौन सी है? जैसा नाम है, इट इज, आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इफ इट्स सिनपैक्स देन इट शुड बी कंबोडिया ओनली। ठीक है, सो इंडियन आर्मी is departed for the second edition of the bilateral exercise which is known as सिनपैक्स 2, जो कि 4 से लेके 17 मई तक जो है वो हमारे कंबोडिया जगह पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज न्यू एंड दिस इज लाइक वेरी गुड I'd say कि यहाँ पे एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में जो है जजेस का एक ऐसा नहीं है कि बहाली निकला लोग फॉर्म भर दिए, भाई सीट जो है वो लिमिटेड रहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो जस्टिस है यहाँ पे इतना डिले हो जाता है, एंड वी से दैट इफ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस नेवर गिवन टू अस। तो सही समय पे अगर हमें अपना जस्टिस मिल जाता है, हमें न्याय मिलता है, तो ही वो न्याय कहलाता है। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यायालय जो है वही बहुत कम है, हमारे पास जो जज हैं वही बहुत कम है। तो अच्छी चीज़ ये हुई है कि यहाँ पे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है ना, उनका सीट जो है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चन मैंने वही पूछा है कि कितना बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली इंट्रोडक्शन देयर हैज बीन एन अमेंडमेंट इन द बिल 2026 में, जहाँ पे कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो है उसमें से उनका सीट जो है वो बढ़ा दिया है, एंड दिस इज एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसको छोड़ के। तो अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द प्रपोज नंबर, कितना हो गया है? 33, 35, 36, 37, 40, कितना सीट्स अब जाके अलॉट हो चुका है? आंसर इज एक्चुअली 37। ये पहले जो था ये इट वाज 33, पहले 33 था, अभी 4 सीट और ज़्यादा अलॉट कर गया है। तो आज के डेट में जो है हमारे पास 37 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो सकते हैं, एंड दिस इज एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको बिल आपको याद रखने पड़ेगा। और ये किस में अमेंडमेंट हुआ है ना, वो बहुत याद करना है। दिस इज द आर्टिकल एक्चुअली 124 सबसेक्शन 1। इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के अंदर ही हम जजेस को जो है वो अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। ऐसे शुरुआत के तौर पे 1956 में जब शुरू हुआ था तो उस वक्त टोटल 10 सीट ही थे सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसके बाद बहुत सारा इंक्रीमेंट हुआ है, ये भी आपको दिखा देती हूँ कि जो पहला जो इंक्रीमेंट हुआ था दैट हैपन इन 1960, जहाँ से 10 से 13 बढ़ा था। 1977 में इट हैपन फ्रॉम 13 टू 17, 86 में इट फ्रॉम 17 टू 25, 2008 में 25 से 30 हुआ था, 19 में 30 से 33 हुआ था, और अब 2026 में 33 से 37 पे हम जा चुके हैं। तो मतलब 4 जजेस जो हैं और अपॉइंट वहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट में अगर जज बढ़ा है तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट जो है वहीं से जाएंगे, तो वहाँ पे भी सीट्स मिलेंगे। तो ये अच्छी चीज़ है कि हम अपने इस चीज़ को, वर्कलोड को जो बढ़ गया है उसको घटाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज जननी।
जननी एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन किसी दूसरे नाम से चल रहा था। अभी जैसा नाम है ना, बिल्कुल जननी का मतलब वही क्या हो गया, जो फीमेल का वो पॉपुलेशन विच इज देयर फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो मतलब जन्म देना, तो वो इसी को कहलाता है जननी। तो अभी मैंने सिर्फ इससे पूछा है आपको कि जननी का फुल फॉर्म क्या है। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर जो है रिसेंटली ये जननी जो है लेकर के आए हैं, जो कि फॉर मदर एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड है। तो अभी जननी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आंसर इज बी, जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल, न्योनेटल एंड इंटीग्रेटेड केयर। अभी ये जो था ना, ये पहले से ही हमारे पास चल रहा था, जो कि हमारा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, इसके नाम से ये चल रहा था। लेकिन दिस इज द अपग्रेडेड वर्जन, जिसको हम जननी के नाम से जाना जाएगा। इसमें एग्जैक्टली वही हो गया कि हमारे पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा, डेटाबेस रहेगा, जहाँ पे जो भी फीमेल पॉपुलेशन जो है विच इज़ कैटेगराइज इनटू रिप्रोडक्शन एज बोल सकते हैं, उसका हमें डेटा चाहिए होगा। वो कितना ज़्यादा मतलब बच्चा हो रहा है, उसका हेल्थ क्या है, स्टेटस क्या है, उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन जो होगा, और वो सारे के सारा हमारा डिजिटाइज रहेगा, ठीक है। उसी को लेकर के हमने ये शुरू किया है। तो दिस इज जननी। ओके, दिस इज, अगर आप निकालोगे तो समझ में आएगा किस चीज़ के हम बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर द डे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी, थोड़े बहुत आपके करंट अफेयर्स के एक दो टॉपिक्स और भी रहे हैं, जो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीक आपको डिस्कस कर दूंगी। आपके दो तीन वाले जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स हमने कम थोड़ा डिस्कस किया, नेशनली हम इतना कर रहे थे कि हमारे पास समय नहीं बचा। लेकिन जो भी आज हमने कहा किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्लीज़ आप घर पे जब भी बैठो, जब भी फुर्सत मिलो, आप इस वीडियो को देख करके कोशिश करो कि अपने रजिस्टर पे उसको नोट डाउन कर सको। और ज़्यादा कुछ नहीं है, आप गूगल पे भी जा करके इस टॉपिक्स को सर्च करोगे ना, तो आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप उसको बस रीड आउट कर लो, क्योंकि ऐसा करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको मेमोराइज करना होगा। कुछ चीज़ जो है ना वो आपको बस समझ भी जाओगे ना, तो आसानी से आप उसको आंसर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।